नमस्कार, मैं चित्रा त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूं। देश में जब जातिगत आधारित जनगणना की मांग विपक्ष कर रहा है, जब महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद विपक्ष ने ओबीसी के लिए अलग आरक्षण की मांग रखी है, तब बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने जाति आधारित गणना करके हिसाब रख दिया है। आगे कितना इसका असर होगा, कैसे 2024 के चुनाव में अब जाति का मुद्दा खबरदार करेगा, उससे पहले जाति आधारित जनगणना का बिहार से आया नतीजा देखिए। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.12% बताया गया है, जिसकी संख्या 3,54,63,936 बताई गई है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग बिहार में 36.01% बताया गया है। संख्या में कहें तो 4,70,80,514 बताई गई है। बिहार में 19.65% आबादी अनुसूचित जाति की बताई गई है, यानी कि 2,56,89,820। अनुसूचित जनजाति 1.68%, यानी 21,99,361 और अनारक्षित यानी सवर्ण की आबादी बिहार में 15.52% बताई गई है। संख्या में कहें तो 2,02,91,679। यह आंकड़ा देश के सामने जाति आधारित गणना करके बिहार के हिस्से से रखने के बाद अब इसके मायने क्या हैं, यह आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले देखिए कैसे देश में सियासत इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताते चलें, बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव की ओर से आज ये जो आंकड़े बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, उस पर उनकी ओर से कहा गया है, हम लोगों ने कम समय में ये काम किया है। पीएम ने जाति जनगणना की मांग को नकार दिया था, लेकिन हमने कम समय में ये काम किया है। अब पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, ये बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए, दूसरी तरफ बोलते हुए पूरे देश में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उनकी ओर से ट्विटर पर लिखा गया है, सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज के आंकड़ों पर क्या कहा है, सुनते हैं। हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया कि केंद्र की ओर से नकारा गया तो राज्य सरकार ने कवायद शुरू की और बेहद कम समय में हमने जातिगत जनगणना के आंकड़े देश के सामने रख दिए हैं। अब देश में भी जातिगत आधार पर गणना कराई जाए। लेकिन इस पूरे मामले में सियासत कैसे शुरू हो गई है, जेडीयू के नेता केसी त्यागी को सुनते हैं और पलटवार किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। सुनिए। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। आई वास
कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करे, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। और उसमें सबसे पहले गिरिराज जी को ये आर्थिक रिपोर्ट उसको लेकर लोग करेक्ट नहीं, सीधे आने दीजिए ना। रिपोर्ट आज रिलीज हुई है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी। 1931 के बाद पहली बार कहीं पर ये जनगणना हुई है, ये सर्वेक्षण हुआ है। इससे आपको हर व्यक्ति को, किसी को इससे आहत नहीं होना है। हर व्यक्ति के लिए जो नीति बनेगी ना, वो आबादी के अनुसार हिस्सेदारी भी तय हो। राहुल गांधी ने भी कहा है कि देश का एक्सरे करने की जरूरत है। राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी। एकदम, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जितना आबादी उतना हक। ब्राह्मण राजपूत भूमिहार को कम 3% से 2.5%। मैं देखिए, ये जुबान तो मैं कभी नहीं बोलता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, आबादी, हिस्सेदारी, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं। मनोज जी 24 में फायदा होगा। आरजेडी के नेता मनोज झा को आप सुन रहे थे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी, इस तरह के नारे अब लग रहे हैं बिहार में। ये नारा यूपी में लग चुका है मायावती की सरकार जब सामने आई थी उसके ठीक पहले। लेकिन जो सर्वे आज बिहार में सामने आया है, अब इसका राजनीतिक रूप से कौन कितना इस्तेमाल करेगा, इसको अगर देखें तो बीजेपी बनाम 80 बनाम 20% की लड़ाई जहां बताती रही है, तब विपक्ष इसके बदले 85 बनाम 15 की लड़ाई बताकर वोट चाहेगा। बीजेपी ने 2014 से जहां बहुसंख्यक वोट को एकजुट करके अपने साथ जोड़ा था, वहां पर पिछड़ों को हिस्सेदारी अब आबादी के आधार पर देने की मांग करते हुए विपक्ष अपने साथ जोड़े रखेगा, क्योंकि बीजेपी हिंदू वोटरों को एक साथ करके हिंदुत्व वोटर के आधार पर आगे बढ़ी है, लेकिन क्षेत्रीय दल इसको जातिगत आधार पर आगे बढ़ाते रहे हैं। बीजेपी जहां बताती रही है कि ओबीसी को जन प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा उन्होंने दिया है, वहां विपक्ष पिछड़ों दलितों के लिए नए सिरे से आरक्षण की मांग के साथ आगे बढ़ेगी। जाति की राजनीति को बीजेपी ने जहां खत्म करके वोट अपने साथ जोड़े, वहां फिर से अगड़ा बनाम पिछड़ा की वोट वाली राजनीति होगी। और अहम बात, जब बीजेपी पूछती है कि विपक्ष का नेता कौन है, पीएम पद का दावेदार कौन है, तब बिहार का देश में पहली बार जातिगत सर्वे जारी करके नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे। और जैसा कि केसी त्यागी की ओर से भी कहा गया है कि वीपी सिंह और कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता बनकर कोई सामने आया है तो वो है नीतीश कुमार, यानी कि इसके जरिए जेडीयू 2024 की अलग तरह की पॉलिटिक्स में विपक्षी इंडिया में आगे बढ़ना चाहेगी। सवाल है कि ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया जी, फिर राहुल जी, यहां पर लालू जी, फिर राबड़ी जी और फिर तेजस्वी जी, वहां मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, ममता जी और उनके भतीजा जी। आम ओबीसी कहां है? कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा तो पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। जो जातीय सर्वेक्षण आए हैं इसका अध्ययन करेगी भारतीय जनता पार्टी, किस मैकेनिज्म से इसको किया गया, और उसके बाद जरूर अपना बयान देगी। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण नहीं जारी किया गया, जिसका करना ही चाहिए। जब आपने जातीय जनगणना किया तो ये तय हुआ था कि उसमें आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसका उत्थान हुआ, किसका नहीं हुआ, इसको भी जारी करना चाहिए।
नफे नुकसान के हिसाब से नेता यहां पर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ लोग पूरी रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, लेकिन बिहार की राजनीति अब किस रूप में आगे बढ़ेगी, इसे लोग को लेकर लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमडी है एक्सिस माई इंडिया के। हमारे साथ चुनाव विश्लेषक लगातार संजय कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, जो खुद बिहार में इस वक्त मौजूद हैं। सुजीत झा हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सुजीत, एक बार फिर से आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के का मैं रुख करूंगी। सुजीत, बिहार की राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन एक बात और, 14% यादव है, ये पहले से ही जब हम और आप तमाम मेहमानों के साथ डिस्कशन करते थे, ये बात आती थी। पिछड़ों की आबादी वहां पर काफी ज्यादा है, जाति के आधार पर वहां पर हमेशा पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है। जब भी नीतीश कुमार चाहे वो बीजेपी के साथ मिल जाए, चाहे आरजेडी के साथ मिल जाए, उनका पलड़ा भारी हो जाता है, यानी कि एक और एक मिलकर यहां पर 11 बन जाते हैं। ये पॉलिटिक्स तो होती रही है। अब इससे इतर जाकर नीतीश कुमार अपनी ये जो सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा बनने की जो दावेदारी है, उसको किस रूप में आगे करने वाले हैं? क्योंकि नेताओं ने जेडीयू की अभी से फील्डिंग शुरू कर दी है नीतीश कुमार के लिए 2024 की पॉलिटिक्स में। बिल्कुल चित्रा, देखिए बिहार में नीतीश कुमार जिस तरफ होते हैं उधर पलड़ा भारी होता है, ये बात सच है। हम लगातार इसको देख रहे हैं, एक और एक 11 होता है। लेकिन ये जो जातीय जनगणना का जो उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जो उन्होंने आंकड़ा जारी किया है, ये पूरे देश के लिए है। देखिए, इंडिया गठबंधन की शुरुआत जब होती है तो उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का योगदान होता है। नीतीश कुमार ने ही सारे विपक्षी दलों को एकजुट एक छत के नीचे रखा। 23 जून को पटना में बैठक हुई, लेकिन उसके बाद जो बैंगलोर या फिर मुंबई में जो बैठकें हुई, उसमें नीतीश कुमार को वो महत्व नहीं मिला। पर ये जो जातीय जनगणना का जो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, और जैसा हमने पहले ही बताया कि कई राज्यों ने, जैसे कर्नाटक, तेलंगाना ने भी जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए थे। बिहार ने ये आंकड़े जारी कर दिए हैं, तो निश्चित तौर पर ये 2024 में इस पर लाभ लेने के लिए और नीतीश कुमार को एक चेहरे के तौर पर पूरे देश में स्थापित करने के लिए ही एक कदम बढ़ाया गया है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है प्रदीप गुप्ता जी। सुजीत जी की ही बातों को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन उधर से विरोधी दलों की ओर से बार बार पलटवार किया जाता है, जबकि जब भी देश के तौर पर नीतीश कुमार के नाम को सामने रखा जाता है, क्योंकि आज तक बिहार की पॉलिटिक्स में कभी भी जेडीयू नीतीश कुमार के चेहरे पर 32% से ज्यादा वोट शेयर हासिल नहीं कर पाया। अगर मैं कहीं गलत होंगी प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा। 32% से ज्यादा जेडीयू कभी भी वोट शेयर हासिल नहीं कर पाई है। बिहार की पॉलिटिक्स में 2020 की अगर मैं बात करूं, उस समय भी हम सब ने देखा कि कैसे तीसरी नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी जेडीयू, और वहां पर हालांकि इसके लिए वो चिराग पासवान को दोषी बताते हैं और बीजेपी को। तो इसके जरिए क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के लिए आसान या राह आगे की कितनी मुश्किल रहने वाली है? चित्रा जी, चुनाव के संबंध में जाति एक बात होती है, लेकिन उससे बड़ी बात होती है डिलीवरी। क्योंकि आप जन प्रतिनिधि हैं, तो जनता के जीवन में क्या परिवर्तन आप लेके आ पाए, उसके आधार पर जनता वोट देती है। जिस हिसाब से आपने पूछा कि नीतीश कुमार, देखिए पिछले 18 सालों से, बीच में जीतन राम मांझी का थोड़ा सा समय छोड़ दीजिए, वो नीतीश कुमार खुद ही उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। लगातार से चाहे भाजपा के साथ गठबंधन में, चाहे आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार को जो भी वोट मिला है वो कभी भी कोई जाति के आधार पर नहीं मिला है। उनको हमेशा वोट मिला है सुशासन बाबू, और एक क्लीन स्वच्छ छवि रही है उनकी खुद की राजनीतिक जीवन की, और एक कह सकते हैं कि उन्होंने किसी न किसी रूप में जनता के समक्ष डिलीवरी पहुंचाई है, और उसके उनको लगातार समर्थन मिलता रहा। और दूसरी पार्टियों के साथ, क्योंकि देखिए वो जातिगत उस पे नहीं आते हैं, तो जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी की बात कर लें, तो हम जानते हैं मुसलमान और यादवों का बिहार के अंदर खासकर बहुत बड़ी संख्या, जैसे अभी आपने बताया 17 और 14 मिलके 31% का बड़ा लॉयन शेयर हमेशा आरजेडी को मिलता रहा। तो उसमें जो है, जब नीतीश कुमार भी पहुंच जाते हैं तो उनका अपना खुद का एक वोट होता है, जैसे कुर्मी और कुशवा समाज बोले, जो कि नीतीश कुमार जी को ज्यादा संख्या में वोट करते हैं, क्योंकि उस जाति को वो बिलोंग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जाति एक बात है, लेकिन जनता के जीवन में जब तक परिवर्तन ना आए, जब तक डिलीवरी ना मिले, तब तक आपको अपना बनाती नहीं। एक क्लोजिंग कमेंट संजय कुमार जी, आपका जो बातें प्रदीप जी कह रहे हैं, क्या वास्तव में कि जनता पूछेगी आप दोनों ने मिलकर 33 सालों तक बिहार में जो राज किया है हमें क्या दिया, या इसका असर देखने को मिलेगा चुनावों में? नहीं, मुझे लगता है चित्रा जी, जनता तो जरूर पूछेगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि
कम्युनिकेशन, आप किस तरह से इस मैसेज को ले जाते हैं सामने। अगर आप राज्य सरकार की नौकरियों की बात करेंगे तो उसमें तो मुझे लगता है कि उन्हें तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिली हुई हैं। आरक्षण के नजरिए से मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार की नौकरी में तो ओबीसी को, चाहे अपर ओबीसी, लोअर ओबीसी को तमाम आरक्षण मिले हुए हैं। अगर उनके भेदभाव की अगर बात की जाती है तो वो केंद्र सरकार की नौकरियों में है, और केंद्र सरकार की नौकरी में राज्य सरकार प्रावधान नहीं रखती आरक्षण का, उसके लिए तो केंद्र सरकार ही करती है। तो मैसेजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों नेता, आरजेडी के नेता और सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।